बरगद की छांव में छुपा एक डरावना राज था। जानी के नाच में बसा एक श्राप का अंदाज था। गांव के हर आदमी पर उसकी परछाई घूमती रही। सच खोजने निकला कुमार भी उसी राह में खो गया। महापूजा की रात वो भी जानी के नाच में समा गया। कुमार और रक्षिता ट्रेन के एक डिब्बे में बैठे हैं। वो दोनों कुमार के गांव बघारी की ओर जा रहे हैं। रक्षिता इस सफर का आनंद ले रही है। खिड़की के बाहर बदलते हुए नजारों को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन कुमार थोड़ा चुप और खोया खोया सा लगता है। उसकी यही खामोशी रक्षिता को थोड़ा परेशान कर देती है। क्या हुआ तुम्हें? जब से मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने की बात कही है, तुमने अपना मुंह उतार रखा है। क्या तुम मुझे उनसे मिलवाना नहीं चाहते? वो बात नहीं है, मैं बस अपने गांव नहीं जाना चाहता। यार, पता है तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारा कोई गांव भी है। इसमें खुश नसीब होने वाली कौन सी बात है? है तो मेरा कोई गांव नहीं है, इसलिए मुझे छुट्टियों में कहीं जाने का मौका नहीं मिलता। मेरी पूरी फैमिली शहर में बसी है, इसकी वजह से गांव का वो मजा मैंने किया ही नहीं। पर अब जब मैं वहां जा रही हूँ तो पूरा एंजॉय करूंगी। पर ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है। क्या? अरे तुम इतनी जल्दी भूल गई? अरे हाँ बाबा, ठीक है, हम वहां से 3 दिन में वापस आ जाएंगे। मैं वहां अकेले बाहर नहीं जाऊंगी और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करूंगी। गुड गर्ल। रक्षिता मुस्कुराती है और कुमार हल्के से सिर हिलाकर हाँ कह देता है। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है और सफर यूं ही चलता रहता है। दूसरी तरफ एक लकड़ी का संदूक बंद होता है। वो कुमार की एक तस्वीर निकालती है और उसे देखते हुए रोने लगती है। कुछ देर बाद वो वहां से चली जाती है। कमली चलकर गांव के बाहर बरगद के पेड़ के पास आती है। वो कुमार की तस्वीर पेड़ के नीचे रख देती है और पानी में घुले सिंदूर से उस तस्वीर में कुमार के चेहरे पर साड़ी जैसा रंग भरने लगती है। जब ये काम पूरा हो जाता है तो वो उठकर कुछ देर तक उस तस्वीर को देखती रहती है। दूसरी तरफ कुमार और रक्षिता बस स्टॉप पर पहुंचते हैं। वो अपने हाथ का सामान उठाते हैं और गांव की ओर चल पड़ते हैं। गांव से काफी चहल पहल की आवाजें आ रही होती हैं। ये देखकर रक्षिता को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि कुमार ने उसे बताया था कि उसका गांव आमतौर पर बहुत शांत और अलग थलग सा रहता है। कुमार, तुमने तो बोला था कि तुम्हारा गांव काफी शांत सा है, पर यहाँ तो काफी हलचल है। शायद किसी त्योहार की तैयारी है। वाओ, कैसा त्योहार? क्या ये हमारे रहते हुए हो जाएगा? ये सब छोड़ो और जल्दी चलो अब। रक्षिता को अजीब लगता है कि कुमार इस बारे में बात नहीं करना चाहता, फिर भी वो इसे नजरअंदाज कर देती है और उसके साथ आगे चलती रहती है। कुछ पल बाद कुमार रक्षिता के साथ घर के अंदर आता है। उसकी माँ कमली उन्हें देखती है। आंखों में आंसू लिए वो कुमार को गले लगा लेती है और उसकी पीठ थपथपाती है। कहाँ चला गया था तू? क्या तुझे गांव की याद नहीं आती? ऐसा नहीं है माँ, अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कमली थोड़ा पीछे हटती है और रक्षिता की ओर देखती है। कुमार अपनी माँ से रक्षिता का परिचय कराता है। नमस्ते माँ जी। माँ, इससे मिलो, ये है रक्षिता। मैंने इसके बारे में आपको बताया था ना, हम शादी करना चाहते हैं। पर बेटा, शादी तो... अरे माँ, आप वो सब छोड़ो ना, पहले हमें कुछ अपने हाथ का अच्छा सा बनाकर खिलाओ, मुझे काफी भूख लगी है। कुमार अपनी माँ के साथ अंदर चला जाता है, जबकि रक्षिता वहीं खड़ी रह जाती है। उसे लगता है कि कुमार उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और वहीं खड़ी रह जाती है। रात को रक्षिता कमली के साथ बिस्तर पर लेटी होती है। उसे नींद नहीं आती, इसीलिए वो करवटें बदलती रहती है।
थोड़ी देर बाद वो उठकर कमली की ओर देखती है। कमली गहरी नींद में सो रही होती है। वो धीरे से बिस्तर से उतरती है और लिविंग रूम की ओर जाती है, जहां कुमार सो रहा होता है। वो उसे देखती है और पाती है कि वो भी गहरी नींद में है। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर वो उनके बैग के पास जाती है और उसमें से एक कैमरा निकालती है। वो चुपचाप बाहर निकलती है और गांव के सुनसान गलियों में आ जाती है। वो कैमरा हाथ में लेकर व्लॉग बनाना शुरू कर देती है। तो गाइस, आज मैं आ गई हूँ एक नए गांव में हॉरर थ्योरीज के और एक नए एपिसोड में। आज हम देखेंगे इस गांव के पुराने पेड़ वाले भूत के बारे में। रक्षिता कैमरा हाथ में लेकर चलते हुए व्लॉग बनाती रहती है। कुछ दिन पहले रक्षिता बघारी में भूतिया जगहों के बारे में खोज रही थी। उसे एक लिंक मिला जहां उस जगह के एक भूतिया पेड़ के बारे में लिखा था। रहस्यमयी बात यह होती है कि वो वही पेड़ होता है जिसके नीचे कुमार की मां ने उसकी तस्वीर रखी थी और उस पर सिंदूर लगाया था। कुछ समय के बाद रक्षिता अकेले चलते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। वो चारों तरफ देखती है और फिर अपना कैमरा निकाल लेती है। रक्षिता कैमरा उठाकर बरगद के पेड़ के पास खड़ी होकर खुद को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। तो हम आ गए हैं उसी पेड़ के पास जिसे गांव वालों ने भूतिया कहा है। चलिए इसका एक राउंड लगाकर देखते हैं, जिससे हमें पता चले कि क्या सच में यहाँ कुछ है। रक्षिता पेड़ के चारों ओर घूमकर उसकी घनी शाखाओं को देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। जब वो पेड़ के नीचे की तरफ रिकॉर्ड कर रही होती है, तभी उसे वहां एक कागज दिखता है। उत्सुक होकर वो नीचे झुकती है, उसे उठाती है और ध्यान से देखने लगती है। अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि कुमार की तस्वीर होती है, जिसे लड़की की तरह रंगा गया होता है। ये देखकर रक्षिता घबरा जाती है और तुरंत घर की ओर लौटने लगती है। चलते चलते अचानक उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हो जाती है। वो उससे टकरा जाती है और एकदम से चौंककर पीछे हट जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं यही गांव में अपने दोस्त के घर पर आई थी। आप कौन? मैं इस गांव का स्थानीय पंडित हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये पेड़ शापित है और रात को यहाँ आना मना है? हाँ, मैं बस भटक कर आ गई थी। मैं चलती हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है, बूढ़ा आदमी उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। रक्षिता मुड़कर उसकी ओर देखती है। क्या बदतमीजी है ये? मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुमने यहाँ से कुछ उठाया तो नहीं? मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया है। अब मुझे जाने दो। वो झूठ बोलती है क्योंकि कुमार की तस्वीर वो अपने साथ ले लेती है। वो खुद को छुड़ाती है और तेज कदमों से गांव की ओर चल पड़ती है। बूढ़ा आदमी वहां खड़ा रह जाता है और उसे जाते हुए देखता रहता है। अगली सुबह कुमार की मां कमली मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी रक्षिता कमरे से बाहर आती है। कमली उसकी ओर मुड़कर देखती है। अरे बेटा, उठ गई? हाँ माँ जी। नींद तो ठीक से आई ना? हाँ माँ जी, अच्छे से आई। चलो अच्छा है। और बताओ, कौन से शहर से हो तुम? मैं मुंबई से हूँ माँ जी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बेटे, पूछो। रक्षिता पिछली रात पेड़ के पास मिली वो तस्वीर कमली के सामने रख देती है। तस्वीर देखते ही कमली गुस्से में खड़ी हो जाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये क्या किया तुमने? माँ जी, ये क्या है? ये किसने किया है? कमली अपना सिर दीवार पर मारने लगती है। हाय, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? ये देखकर रक्षिता हैरान रह जाती है। थोड़ी देर बाद
कुमार अपनी मां के रोने की आवाज सुनकर बाहर आता है और उन्हें संभालने की कोशिश करता है। मां मां, ये क्या हो गया है आपको? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाय बेटे, जो सांप तेरे बाप को पिछले साल खा गया था, मैं उसे तोड़ने उसी बरगद के पेड़ में पूजा करके आई थी, पर इस लड़की ने मेरी पूजा भंग कर दी। सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। कुमार रक्षिता की ओर देखता है और फिर अपनी वो तस्वीर देखता है जिस पर सिंदूर लगा हुआ होता है। इसके बाद वो कमली की ओर देखने लगता है। माँ, क्या आप अब भी उस अंधविश्वास को मानती हैं? बेटा, तू नहीं जानता, इस सांप ने इस गांव के बहुत आदमियों को खत्म कर दिया। मैं नहीं चाहती कि अब इसका प्रकोप तेरे पिता के बाद तुझ पर भी हो। माँ, आप संभालिए अपने आप को, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा, तो तुरंत इस लड़की को ले और यहाँ से चला जा। मैं नहीं चाहती कि तुझ पर कोई भी आँच आए। कुछ नहीं होगा मुझे माँ, कुछ नहीं होगा। कुमार अपनी माँ को उठाकर कमरे के अंदर ले जाता है। रक्षिता वहीं रहती है और समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद कुमार वापस मुख्य कमरे में आता है और रक्षिता के सामने बैठ जाता है। ये क्या हो रहा है कुमार? आई एम सॉरी, मैंने तुमसे ये बात हमेशा छुपा कर रखी, इसलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। पर बात क्या है? कुमार रक्षिता को गांव के अतीत के बारे में बताता है। जानी इस गांव का सबसे बड़ा नृत्यकार, वो लौंडा नाच के लिए काफी मशहूर था। उसे गांव के हर बड़े फंक्शन में नृत्य के लिए बुलाया जाता था। डीजे बजाओ बजाओ तेज रे, रात भर नाचब नाचब, 20 रे हमार नजर से पीले, हाथ मत लगी हा, बार के रानी हूँ मैं, याद रखी हा, बार वाली रानी हूँ मैं, देखो जरा ना चली, रात भर जागे सारा शहर, नोट उड़ाओ रे प्रभु, आजा पास मारा, तूफान से टकराए हा, होई जाए हा बेहार। राजा देखे ले रहे चुप चुप के आवा, आंखों से इशारा करी होश उड़ावा, दुपट्टा उड़ावेली हवा, सुन ले ई बावा, हमार कमरिया पे नजर सबके जावा, डीजे बजा बजा तेज रे, रात भर नाचा नाचा, 20 रे हमार नजर से पीले, हाथ मत लगी हा, बार के रानी हूँ मैं, याद रखी हा। वो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा गांव के गरीब बच्चों के लिए खाना और कपड़े खरीदने के लिए खर्च करता था। सब अच्छा था, पर फिर उसे गांव की एक लड़की आस्था से प्यार हो गया। गांव वाले इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। तो जैसे नृत्यकार को हमारे गांव की लड़की से प्यार करने का कोई हक नहीं है। पर सरपंच जी, प्यार करना तो हर इंसान का अधिकार है ना, तो मेरा क्यों नहीं? उसे मार पीट कर उन्होंने गांव के बाहर उसी बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दिया। अगले दिन जानी ने अपने आप को खत्म कर लिया, पर उसने इस गांव को एक श्राप भी दिया कि अगर उसकी पहचान सबको इतनी बुरी लगती है तो इस गांव का हर आदमी उसकी तरह जिएगा। अब रक्षिता को सब समझ में आ जाता है। उस दिन से हर साल गांव के महापूजा के दिन कोई ना कोई इंसान गायब होता गया। सबको यही लगता है कि ये जानी की आत्मा है। और ये तुम्हारी तस्वीर पर सिंदूर? गांव के पंडित जी ने कहा था, अगर कोई उसके प्रकोप से पहले खुद ही अपने आप को इस तरह उसके हवाले कर दे तो जानी की आत्मा उसे परेशान नहीं करती। क्या तुम इन सब पर भरोसा करते हो? और अब किसी को करने भी नहीं दूंगा। इस राज का पर्दाफाश मैं करके ही रहूंगा। पर कैसे? आज रात हम दोनों जानी के घर जाएंगे, जो उसी पेड़ के पीछे है। लोगों का मानना है कि सारे आदमी जो गांव से गायब हुए हैं वो वहीं पर हैं। हम वहां जाएंगे और वहां का वीडियो रिकॉर्ड करके गांव वालों को बताएंगे कि जो वो सोच रहे हैं वो सब अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है।
रक्षिता हामी में सिर हिलाती है। रात को कुमार और रक्षिता जानी के घर पहुंचते हैं। वो ताला तोड़ते हैं और अंदर कदम रखते हैं। दोनों घर के अंदर इधर उधर देखने लगते हैं। रक्षिता अपने बैग से कैमरा निकालकर कुमार को दे देती है। कुमार कैमरा अपने सामने पकड़ता है और उसे चालू कर देता है। कोई है यहां? कुमार और रक्षिता को कुछ भी सुनाई नहीं देता, इसीलिए वो आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। घर में घूमते हुए उन्हें एक बंद कमरा दिखाई देता है जहां से बहुत तेज बदबू आ रही होती है। कुमार उस कमरे को खोलकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, दोनों की आंखें डर से फैल जाती हैं। कमरा उन सभी आदमियों के कपड़ों से भरा होता है जो गांव से गायब हो गए थे। उन्हीं कपड़ों के बीच कुमार को अपने पिता के कपड़े भी मिलते हैं। वो उन्हें उठाता है और रोने लगता है। पापा, पापा, पापा। अपने आप को संभालो कुमार, हमें यहां से चलना चाहिए, चलो। कुमार हामी में सिर हिलाता है और वो वहां से निकलने लगता है। मुख्य दरवाजे की ओर लौटते समय उन्हें ढोल की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ मुड़कर देखते हैं। दोनों की आंखें फैल जाती हैं और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुमार उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रक्षिता उसका हाथ पकड़कर मना कर देती है। फिर भी अपने पिता के दुख से भरा कुमार उस आवाज की ओर बढ़ जाता है। वो आवाज उस घर के पीछे वाले लॉन से आ रही होती है। जैसे ही कुमार और रक्षिता वहां पहुंचते हैं, डर से उनकी आंखें फैल जाती हैं। लहंगा लहराई दे, देखेला जमाना, चाल देख के हमार भूले ला दीवाना, कमरिया मटकाई दे, बाजे तराना, आंखें लड़ाई दे हम बड़ा मन माना, अरे देख कैसे चलेली। कुमार और रक्षिता वहीं खड़े रह जाते हैं और ये सब देखते रह जाते हैं। तभी अचानक ढोल की आवाज रुक जाती है और उन्हें लगता है जैसे कोई सपना टूट गया हो। जब तक उन्हें समझ आता है कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जानी की नजर उन पर पड़ जाती है। वो उनकी तरफ बढ़ता है। दोनों डरकर घर के मुख्य दरवाजे की ओर भागते हैं। कुमार रक्षिता के पीछे भाग रहा होता है। रक्षिता बाहर निकल जाती है, लेकिन कुमार पीछे रह जाता है। जानी की आत्मा कुमार को पकड़ लेती है। उधर कैमरे में जानी अपने नाचने वाले कपड़ों में दिखाई देता है। कोई नहीं बचेगा। आज का दिन है। एक व्यक्ति घाघरा और चोली पहनकर ढोल की धुन पर नाच रहा होता है। वो लगातार नाचता रहता है। बजाओ बजाओ तेज रे, रात भर नाचब नाचब, बीस रे हमार नजर। कुछ देर बाद उसके कदम तेज हो जाते हैं और अचानक वो रुक जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि कुमार होता है, जो अब एक भूत बन चुका होता है। ये श्राप कभी खत्म नहीं हुआ और आज भी हर एक महापूजा की रात